ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, मेरा नाम चेतन असीजा है। मैं दिल्ली का निवासी हूँ। अशोक विहार क्षेत्र में मैं रहता हूँ। मैं पेशे से एक वकील हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। और तो ये बात थी 11 अक्टूबर की, जब दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि DDMA के नाम से प्रसिद्ध है, उनका एक लेटर जारी हुआ, जो कि एक दिल्ली सरकार का ही अंग है। उनका एक लेटर जारी हुआ, जिस लेटर में उन्होंने अपना ही 30 सितंबर का लेटर विड्रॉ करते हुए नई गाइडलाइंस को जारी किया, जिसमें उनका मेन मुद्दा पुलिसिंग के ऊपर आधारित था, जिसमें कि उन्होंने रामलीला, दशहरा, दुर्गा पूजा और नवरात्रि जैसे फेस्टिवल्स की सेलिब्रेशन के ऊपर पूरी गाइडलाइंस अपनी दी, जिसमें उनका मेन फोकस जो था वो ये था कि इन फेस्टिवल्स के ऊपर लोग कितने इकट्ठे होंगे, इंडोर में कितनी कैपेसिटी होगी, आउटडोर में कितनी कैपेसिटी होगी, उसकी पुलिसिंग नोडल ऑफिसर कैसे करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का क्या रोल होगा, SHO ऐसे कंसर्न्ड एरिया के जो SHO हैं उनका क्या रोल होगा, उसके बारे में जिक्र था। तो 12 तारीख को मेरे संज्ञान में वो नोटिफिकेशन आई। जब मैंने उस नोटिफिकेशन को पढ़ा तो मुझे ये पता लगा कि उस नोटिफिकेशन के अंदर DDMA ने सारी बातें रखने के साथ साथ एक बात जो मोटे तौर के ऊपर मिस कर दी है, या फिर कहा जा सकता है कि ओमिट कर दी है, जो कि वो मेन एक बात है जो कि उन्होंने ओमिट कर दी। वो बात ये थी कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब हम सर्दियों के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं, विंटर सीजन में प्रवेश कर रहे हैं और फेस्टिव सीजन में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा इशू हमारे दिल्ली प्रदेश के अंदर, हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर पोल्यूशन का है। हर साल की प्रॉब्लम है, पिछले 15-20 सालों से हम उसको फेस कर रहे हैं। यहाँ तक कि 2011 के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया था। तो उस लेटर के अंदर ना तो कोई फायर क्रैकर्स के ऊपर कोई गाइडलाइन कि इस बारी हम फायर क्रैकर्स किस तरीके से जलाएंगे या नहीं जलाएंगे, या अभी अवॉइडेड है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम क्या है? डिजास्टर कंट्रोल करना, आपदा को कंट्रोल करना। दशहरे के जो पुतले जलते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि हर साल 25 सितंबर के बाद पराली की वजह से ऑलरेडी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, और फिर जब हम दशहरा और दिवाली के टाइम तक आते हैं तो वो पोल्यूशन और ट्रिगर कर जाता है। तो मैंने और मेरे कलीग ने, जो कि जिनका नाम साहिल शर्मा है, हमने एक याचिका तैयार करी। उन 4-5 दिनों में जब हमारे संज्ञान में ये लेटर आया, हमने 13 तारीख को काम चालू किया इस याचिका के ऊपर, जो कि बाय द टाइम 19 तारीख को, 19 अक्टूबर को मॉर्निंग में हमने दिल्ली उच्च न्यायालय के अंदर हमने अपनी याचिका, अपनी अर्जेंट एप्लीकेशन को दाखिल किया, और आधे घंटे के अंदर वो एप्लीकेशन हमारी एक्सेप्ट हो गई और हमें 23 अक्टूबर की डेट दिल्ली हाई कोर्ट ने दी हमारी याचिका की सुनवाई के लिए, जिसके अंदर मूल रूप से हमारे को दिल्ली सरकार ने हमारी पिटीशन को एज ए रिप्रेजेंटेशन कन्वर्ट करते हुए ये कहा कि हमारी पिटीशन जो है उसमें जो सजेशंस हैं और जो अल्टरनेटिव रेमेडीज़ हैं और जो हम संज्ञान में लाना चाहते हैं सरकार के, सबसे बड़ा मुद्दा ये था हमारी पिटीशन का कि 3 Ps जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आज जिस महीने में हम खड़े हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा हमारा ये है कि 3 Ps जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा कॉमन है वो ये हैं: पब्लिक हेल्थ, पैंडेमिक एंड पॉल्यूशन। जो पैंडेमिक प्लस पॉल्यूशन का जो कॉम्बिनेशन इस टाइम पे हम लोग विटनेस कर रहे हैं, उससे जो पैंडेमिक है वो और ट्रिगर होने की पूरी संभावना है। सारे डॉक्टर्स, सारे एक्सपर्ट्स ये जानकारी देते हैं कि आने वाले महीनों में किस तरीके से हम देखेंगे कि केस बढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि जो अंडरलाइन कंडीशन के साथ जो पेशेंट्स हैं ऑलरेडी, उनकी जान को खतरा है। सो बेसिकली अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो जो एसिम्प्टोमेटिक केस है वो सिम्प्टोमेटिक में बदल जाएगा, जो ऑलरेडी सिम्प्टोमेटिक केस हैं उसको शायद वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, और जो ऑलरेडी अंडरलाइन कंडीशन में शुगर, BP या फिर हार्ट की कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसकी शायद जान भी जा सकती है। सो आज सबसे बड़ा वो टाइम है जब हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। जैसा कि हम एज अ समाज हम फेल हो चुके हैं 70 सालों की आज़ादी के बाद भी अपने फार्मर्स को, अपने किसान भाइयों को ऐसी मशीनरी प्रोवाइड करवाने में जिसमें कि उनको पराली जैसे इशू के ऊपर हम कोई मशीनरी प्रोवाइड कर सकें, कोई साइंटिफिक फार्मूला प्रोवाइड कर सकें जिससे हमारे किसान भाइयों को वो पराली जलानी ना पड़े।
उनको पराली जलानी इसलिए पड़ती है क्योंकि वो एक कॉस्ट एफिशिएंट मेथड है, क्योंकि वो एक टाइम सेविंग मेथड है। उनको नई फसल की तैयारी करनी होती है उस चीज़ के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो इस टाइम ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हमारे हाथ में व्हीकुलर पोल्यूशन जो दिल्ली का है वो नहीं है, क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी 6 महीने पैंडेमिक की वजह से, कोरोना काल की वजह से 6 महीने लोगों ने अपना व्यापार, अपने काम धंधा, अपनी जॉब, सब चीज़ों से वंचित रहे, घर बैठे। आज की डेट में आप लोगों को ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप उनको बोलो आप अपने व्हीकल मत यूज़ करो। आज की डेट में हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी एक चैलेंज है जो दिल्ली के सामने है, बट हम उसको भी नहीं रोक सकते क्योंकि हमारा जो देश है वो ऑलरेडी इकोनॉमिक क्रंच से गुजर रहा है और इकोनॉमिक स्लोडाउन से गुजर रहा है, तो हम उस गतिविधि को भी नहीं रोक सकते। बट हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में जो एज सिटीजन्स हमारे हाथ में क्या है जिसको हम रोक लगा सकते हैं, जिसके ऊपर हम कुछ एक्शन ले सकते हैं, वो है कि हम अपने जो त्यौहार हैं, जो दशहरा है, दिवाली है, या जो भी हमारे सारे पर्व हैं, हमारे होली पर्व हैं, उसको हम इको फ्रेंडली मैनर में बनाएं। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दिल्ली हाई कोर्ट की अर्जी के ऊपर जिसमें हमारी पिटीशन को एज ए रिप्रेजेंटेशन बदल दिया गया, उसमें हमने रिप्रेजेंटेशन फाइल करी यूनियन ऑफ इंडिया को और दिल्ली सरकार को, जिसमें हमारे मोटे तौर पर कुछ मूल पॉइंट्स थे, जिसमें कि हमने ये मांग उठाई थी, जिसमें हमने ये रिक्वेस्ट डाली थी उस रिप्रेजेंटेशन में कि जब तक हम इस महामारी से जूझ रहे हैं, इस पोल्यूशन की बीमारी से जूझ रहे हैं जो कि हर साल हमारे को चोट पहुंचाती है, तब तक हम अपने तीज त्यौहार, अपने पर्व इको फ्रेंडली मैनर में बनाएं और हम पटाखों का पूर्ण रूप से विरोध करें। पटाखों की खरीदी जितनी हो सके कम करें, उनको ना जलाएं, उसको प्रमोट ना करें। हमारी कुछ मांगें हैं रिप्रेजेंटेशन में, वो इस प्रकार है कि इस बारी जो सेल परचेज़ है पटाखों की, उसके ऊपर बैन लगाया जाए। और हमने उसके आगे ये भी कहा है कि अगर हमारा प्रशासन उसके ऊपर बैन लगाने के लिए तैयार नहीं है, तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, उसका पूर्ण रूप से जो है उसको फॉलोअप करा जाए, उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाए। क्योंकि हमने ये देखा है कि उन इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस का जो है किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पुअर इम्प्लीमेंटेशन हमारे समाज के अंदर होता है। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो गाइडलाइंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें कि वो ये बताती हैं कि जो हम पटाखे फोड़ेंगे वो एक टाइम बाउंड मैनर में फोड़ेंगे। 8 से 10 के बीच में वो टाइम है, वो ग्रीन क्रैकर्स ही होने चाहिए, उनकी वॉल्यूम जो है पटाखों की वो 125 डेसिबल के से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो हम ऑथोराइज्ड डीलर, जो लाइसेंस डीलर हैं, जिन्होंने लाइसेंस जो है सरकार से लिया है, उन्हीं से ही खरीदने चाहिए। बट हमने टाइम एंड अगेन ये देखा है कि उन गाइडलाइंस का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन, दिल्ली पुलिस हो चाहे हमारा प्रशासन हो, टाइम एंड अगेन फेल हो चुका है उस गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करवाने में, जो कि एक उनकी नाकामी है। तो हमारी मांग यही है कि इस बारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस की सही रूप से इम्प्लीमेंटेशन हो, उन गाइडलाइंस की सही रूप से, और जो भी डिफ़ॉल्टर हैं, जो भी इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करते, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन दिल्ली पुलिस ले, प्रशासन ले, ताकि हम इस लड़ाई से, इस पोल्यूशन की लड़ाई से इस बारी निपट सकें। जैसा कि मैं एक आम नागरिक हूँ दिल्ली का, पहले एक सिटीज़न होने के नाते, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, मैं अपनी सरकारों से एक यही गुजारिश करता हूँ कि हम जब इस पोल्यूशन से लड़ाई लड़ रहे हैं, आज हम सरकारें, समाज सब पोल्यूशन से त्रस्त हैं, हम चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि टाइम बाउंड मैनर के अंदर सरकारें इसका संज्ञान लें। स्टबल बर्निंग का मुद्दा हो, व्हीकुलर पोल्यूशन का मुद्दा हो, या पोल्यूशन एज अ होल का मुद्दा हो, हम टाइम बाउंड मैनर में इसके साथ लड़ाई लड़ें, और जब पोल्यूशन लेवल्स कंट्रोल में हों उसी वक्त हम इसके ऊपर एक्शन लें, ताकि ये फर्दर इंक्रीज ना हो।